जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए उपस्थित हुए हैं और वह मुद्दा है सेना के अंदर अग्निवीर योजना को लागू करना। जैसा आप सबको पता है, पिछले कुछ वर्षों पहले वर्तमान सरकार ने सेना के अंदर अग्निवीर योजना को लागू किया, जिसमें नौजवानों को सेना के अंदर 4 साल के लिए सर्व करने का मौका मिलेगा और उसके बाद उसमें से 25% लोग सेना में रोके जाएंगे और बाकी लोग सेना से बाहर आएंगे। सरकार का ऐसा कहना है कि उस 4 साल के दौरान उस नवयुवक ने जो अनुभव प्राप्त किया, उसके आधार पर उसको नौकरी और रोजगार मिलना देश में आसान होगा और प्लस जो एकमुश्त राष्ट्र सेना उस समय 4 साल के पश्चात उसको देगी, वह उसके रोजगार के काम आएगा। आज इस पर हम अपना ओपिनियन रखेंगे। ओपिनियन इस नाते रख रहे हैं क्योंकि सेना से हमारा उतना ही लगाव है जितना हमें अपने जीवन से है। हमने अपने जीवन के 20 वर्ष भारतीय वायुसेना को दिए और वहां अथक और कठिन परिश्रम और लगन के साथ हमने काम किया। मित्रों, सेना और सेना की नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं है। बाकी नौकरियां रोजगार के लिए होती हैं। सेना की नौकरी रोजगार और कैरियर नहीं है। सेना की नौकरी एक लाइफ स्टाइल है, एक जुनून है, एक जज्बा है, जीने का तरीका है। जैसे कोई साधु संत योगी सन्यासी जीवन जीता है, क्या वो भी खाना खा रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, वो भी नॉर्मल वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन क्या वो आम आदमी जैसा ही उनका जीवन है? नहीं, उनका उद्देश्य ही कुछ और है। ऐसे ही सेना में काम करना और एक सैनिक बन करके सैनिक जीवन जीना, ये रोजगार के लिए नहीं है। और अगर पैसे की बात करें तो इतना कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं मिल जाते कि आदमी ये बोले कि हम उस पैसे के अट्रैक्शन में सेना में गए थे। हाँ, हो सकता है कि आप प्रारंभिक समय में बेरोजगारी थी और आप नौकरी ढूंढ रहे थे, इस नाते सेना में चले गए, लेकिन जाने के बाद आप वहां जो जीवन जीते हैं वह आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है, एक जुनून बन जाता है, एक जज्बा बन जाता है। मित्रों, भारत की सेना और भारत के सामने जो चैलेंज हैं, उन चैलेंजों के को देखते हुए और भारतीय सेना के जो पिछले पराक्रम का जो अभूतपूर्व इतिहास एवं वीर गाथा रही है हमारे सेना के बलिदान की, उसको देखते हुए और हमारी चुनौतियों को देखते हुए अग्निवीर योजना का मैं पूरी तरह विरोध करता हूं। निश्चित रूप से जब योजना लागू की गई तो सरकार का समर्थन देने के लिए कई सारे पूर्व सेना अधिकारियों ने उनके हां में हां मिलाया, लेकिन हम भारत के नागरिकों का यह अधिकार बनता है कि सरकार की कोई नीति अगर देश हित में नहीं है तो उसका विरोध करना, और इसी के तहत हम विरोध कर रहे हैं। मित्रों, सेना में 4 वर्ष क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। भारतीय वायुसेना में 24 महीने की हमारी बेसिक ट्रेनिंग और 6 महीने के स्पेशलाइज्ड MiG-21 20 एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग के पश्चात भी हम तुरंत जहाज पर काम करने के लायक या जहाज पर साइनिंग अथॉरिटी मिलने लायक नहीं हुए थे। इस 24-30 महीने के पश्चात भी हम जब यूनिट में कई महीनों तक जहाज पर काम करते रहे किसी सुपरवाइजर के देख रेख में, तब जाकर के हमको इंडिपेंडेंट रूप से जहाज की चेकिंग करने, जहाज की सर्विसिंग करने, जहाज का मरम्मत करने और उस पर सिग्नेचर करने की अथॉरिटी हमको प्राप्त हुई। लगभग 4 साल तो हमको इसी में बीत गए, या 3.5 साल तो मान ही लीजिए इसमें बीत गए। तो मित्रों, अगर हम ये सोचते हैं कि सेना में आए और 4 साल में हम किसी काम लायक हो जाएंगे, देखिए सेना क्या है। सेना में प्रोफेशनलिज्म और स्किल दोनों की बहुत सख्त जरूरत होती है।
सेना में आपको एक गुड सोल्जर भी बनना है, सेना में एक गुड ट्रेड्समैन भी बनना है, सेना में एक गुड टेक्नीशियन भी बनना है, सेना में एक गुड राइफलमैन भी बनना है, सेना में एक गुड फाइटर पायलट भी बनना है। तो आपकी यात्रा सेना की तब तक अधूरी रह जाती है जब तक आपके अंदर गुड प्रोफेशनलिज्म और स्किल डेवलपमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म और स्किल उन दिनों काम आता है जब हम इमरजेंसी की कंडीशन में ऑपरेट करते रहते हैं। सेना में जितना ही तजुर्बा होता जाता है, व्यक्ति जितना ही सीनियर होता जाता है, उसका धैर्य लेवल, उसको प्रॉब्लम को टैकल करने की उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो निश्चित रूप से एक्सपीरियंस और टाइम ड्यूरेशन को सेना में बहुत मान्यता दी जाती है। इसी नाते बड़े से बड़ा अधिकारी भी सेना का जो सीनियर जवान है उसकी बात को मानता है, रिस्पेक्ट करता है। आर्मी में सूबेदार मेजर साहब जो यूनिट के हैं, उनकी बात को यूनिट के सीओ या ब्रिगेड कमांडर भी मानते हैं, क्योंकि उनका उस जीवन में एक तजुर्बा है, अनुभव है। लड़ाई के मैदान में भी जो यंग ऑफिसर्स हैं वो भी सूबेदार मेजर की बात को मानते हैं। क्यों? रैंक में तो वो छोटे हैं, लेकिन उनका तजुर्बा उस नए 24 साल के जवान कैप्टन से ज्यादा है। तो ये अनुभव कैसे आएगा? ये अनुभव समय के साथ आता है और किसी चीज के साथ नहीं आता है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी को सीधे लेफ्टिनेंट जनरल क्यों नहीं भर्ती कर लिया जाता है? क्यों लेफ्टिनेंट से लेकर के और प्रमोशन देते हुए, अनुभव करते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचा जाता है? क्यों? ये तजुर्बे से चीजें आती हैं। अदरवाइज आईएएम से लेकर के किसी बहुत बड़े अधिकारी को मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया जाता। तो मित्रों, एक तो तजुर्बा, दूसरे सेना में जब कोई व्यक्ति ऑपरेट करता है उसको अपनी यूनिट से लगाव हो जाता है, उसको अपने सिस्टम से लगाव होता है। और सेना बनी किस लिए है? सेना मात्र नौकरी करके घर जाने के लिए नहीं बनी है। सेना का उद्देश्य क्या है? द अल्टीमेट एम ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द कंट्री। और जब कंट्री के ऊपर किसी प्रकार का एक्सटर्नल थ्रेट लोड होगा, उस समय जो सोल्जर है उसकी मानसिकता ही और उसका मोराल ही सेना को विजय दिलाता है। युद्ध के दौरान जीतने के लिए इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्युनिशंस, एयरक्राफ्ट्स से ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं इनको खत्म नहीं कर रहा हूं, बट इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण द मोरल ऑफ द सोल्जर है। कारगिल के युद्ध में जिन वीरों ने अपनी वीर गाथाएं लिखी, जिन्होंने गोलियां खत्म होने के बाद, खाना खत्म होने के बाद खाना नहीं मांगा बल्कि बोला मुझे आर्म्स एम्युनिशन दीजिए, पैर कटने के बाद, हाथ कटने के बाद, एक हाथ से फायरिंग करने के बाद, ऐसे अनेकों उदाहरण। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता, जिनको मरा हुआ आतंकवादियों ने समझ करके छोड़ा, कितनी गोलियां मारा उनको। ये जज्बे से जीती जाती है सेना। जिस व्यक्ति को यह पता है, जिस अग्निवीर को, कि 4 साल बाद हमारी यहां से विदाई हो सकती है, उसका अपने काम के प्रति या अपने यूनिट के प्रति अटैचमेंट या जीने मरने का अटैचमेंट कैसे आएगा? नहीं आएगा। उस 4 साल के दौरान लगभग 6 से 8 महीने उसके ट्रेनिंग में जाएगा, 3 से 4 महीने 2-3 बार की छुट्टी में चला जाएगा, 1 साल यूं ही चला गया। अगले 3 साल में वो जनरल ऑपरेशंस को देखते देखते ही उसके 3 साल पूरे हो जाएंगे। चीजों को समझते समझते ही 3 साल पूरे हो जाएंगे। ये कोई डेस्क का जॉब नहीं है, ये कोई कंप्यूटर का जॉब नहीं है। सेना में डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं। परेड में एक्सपर्ट होने में पूरी ट्रेनिंग लग जाती है। उसके बावजूद भी जब कभी हम 26 जनवरी का परेड करते हैं तो हमारी 3 महीने प्रैक्टिस होती है। हमको जब कोई मेडल मिलना होता है, ये कमेंडेशन मिलना होता है, तो हमारी 4 दिन 5 दिन की प्रैक्टिस होती है कि हम जाएंगे और सीनियर ऑफिसर्स को सल्यूट करेंगे, हमको ये कमेंडेशन लगाया जाएगा। तो सेना उस बारीकी पर, उस माइक्रो लेवल पर ऑपरेट करती है, जहां पर मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं, ऑलमोस्ट 0 मिस्टेक्स की गुंजाइश होती है। तो दूसरा आ गया मोराल। तीसरा चीज आ गया कैरियर। इस 4 साल तक
उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि हम आगे की जर्नी सेना के साथ रखेंगे या आगे की जर्नी कहीं और करेंगे। तो उस 4 साल में उसका दिमाग डिसओरिएंटेड रहेगा, वो दूसरे की पढ़ाई में, दूसरे एग्जाम्स में अपने को इन्वॉल्व करता रहेगा। तो सेना में जो उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी प्रभावित होगा। नेक्स्ट, पे एंड पर्क्स। आपको ही पता है कि इस अग्निवीर योजना के लिए जो अमाउंट्स रखा गया है, तनख्वाह रखी गई, वो फिक्स रखी गई है। उस फिक्स तनख्वाह में वो 4 साल तक काम कर रहा है और उसके बाद एक मुश्त राशि दी जा रही है। इस दौरान जब उसके कैरियर की अनसर्टेनिटी है, मुझे ये बहुत सारी चीजें सुनने में आई कि कई जगह उनकी शादियां नहीं हो रही हैं। 4 years दे हैव elapsed in an uncertain career and next there is no determination। अग्निवीर योजना को लागू करते समय सरकार ने वादा किया कि इनमें से ही लोग सीएपीएफ में लिए जाएंगे। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक्स सर्विसमैन को नौकरी देने की योजना आज भी भारत में है, लेकिन क्या सेना से रिटायर पूरी नौकरी करके 15-20 साल नौकरी करके, या एयरफोर्स में 20 साल नौकरी करके, या नेवी में 15, 17, 18, या आर्मी में नौकरी करके रिटायर होने वाले जवानों को क्या हमारा देश 100% सेटलमेंट दे पा रहा है, नौकरी दे पा रहा है? सेना के रिटायर्ड जवानों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। उनके स्किल का क्या यूज हमारा देश कर रहा है? जो टैंक को खोल के बना देते हैं, जो हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल में जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनका उपयोग हम कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बना रहे हैं, मैरिज गार्डन की सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो एटीएम की सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो हम उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। जब उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो हर 4 साल पर सेना से अग्निवीर योजना के तहत बाहर आए हुए जवानों को किस हद तक नौकरी दे पाएंगे, इसमें जो वादा है उस वादे पर ही मुझे संदेह है। आज भी योजना है कि एक सर्विसमैन को हर प्रकार की नौकरियों में कोटा मिलना चाहिए। बिहार में आज भी एक सर्विसमैन को कोटा नहीं मिल रहा है। यूपी में 5% कोटा है, किन्हीं प्रदेशों में 11 से 12% भी कोटा है। ऐसी असमानताएं क्यों? यूपी और बिहार से आने वाले सेना के जवानों की संख्या सबसे ज्यादा है, फिर भी वहां पर नील कोटा क्यों? यूपी में 5% कोटा अभी सरकार ने दिया कुछ वर्षों पहले। तो क्या हम ये सुनिश्चित कर पाए कि एक सर्विसमैन को पूरी तरह नौकरी दे पाएंगे? नहीं कर पाए। तो आगे जो एक सर्विसमैन अभी रिटायर होकर के आ रहे हैं, तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि उनकी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में भर्ती होगी? दूसरे, भाई आप तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में भर्ती होने की बात कर रहे हैं और आपने सीआईएसएफ जैसी बड़ी संस्थान में नो फर्दर रिक्रूटमेंट का डिसीजन ले लिया और ऑल द सिक्योरिटी ऑफ ऑल द एयरपोर्ट्स आर गोइंग टू ए प्राइवेट सेक्टर। ये तो हो चुका ऑलरेडी। ये तो होम मिनिस्टर ने ही अनाउंस किया कि सेंट्रल सीआईएसएफ की भर्ती अब नहीं होगी, सीआईएसएफ को प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, एजेंसी की तरफ। तो आप तो कह रहे हो यहां से यहां जाएंगे और वहां तो भर्ती खत्म। आप बताइए आपके स्टेट पुलिस में कितने % एक्स सर्विसमैन को आपने नौकरी दी? क्यों? क्योंकि आप तो वही पैरामीटर उस 22 साल के लड़के के लिए रख रहे हो और वही पैरामीटर उस 45 साल या 40 साल के एक्स सर्विसमैन के लिए रख रहे हो। देन हाउ ही कैन ज्वाइन यू? आप तो उसके भर्ती के पैरामीटर भी सेम रख रहे हो और आप उसको नौकरी के कंडीशंस भी सेम रख रहे हो। वो हवलदार से रिटायर होकर आया और आप यहां सिपाही की भर्ती कर रहे हो, सिपाही में भर्ती कर रहे हो। उसको हेड कांस्टेबल तो एटलीस्ट बना देते, जेसीओ से आया तो जेसीओ तो बना देते। तो हम पहले ही एक सर्विसमैन को पूरी तरह एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो हर 4 साल पर निकल के आने वाले एक सर्विसमैन को कितना एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि एक्स सर्विसमैन, पहली बात, अभी 4 साल में जो लोग आएंगे उनको एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी नहीं मिलेगी, एक्स सर्विसमैन की कोई फैसिलिटीज नहीं मिलेगी, उनको कैंटीन की भी कोई फैसिलिटीज नहीं रहेगी। 4 साल बाद बाहर आने वाले को कोई लाइफ लॉन्ग मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। ये सब भी चीजें हैं। तो यह भी एक तरह से इंजस्टिस है। वो बंदा 15 साल नौकरी करता तो एटलीस्ट ये 2 चीज लेकर के आता, 15 साल में वो कुछ कमा के अपना घर और भी बना लेता। अब 4 साल देने के बाद उसको फिर अपने एक नए करियर के लिए स्ट्रगल करना है। अभी आपने देखा इजराइल पर जब अटैक हुआ था तो इजराइल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री होते हुए भी कितना उसको डैमेज फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 24/7 आर्मी ही लड़ सकती है, पार्ट टाइम आर्मी नहीं लड़ सकती। और हमारी आर्मी 24/7 है। हम किसी को
कुछ दिनों के लिए जवान नहीं बना सकते। हमारे यहाँ कहावत है, वंस ए सोल्जर ऑलवेज सोल्जर। मैं अभी भी अपने को एक सोल्जर ही लिखता हूं, क्योंकि हम सोल्जर के जो सांचे में ढले और फिर सोल्जर ही निकलेंगे। वो ढलने के लिए प्रोसेस में टाइम देना पड़ता है उस फर्नेस के अंदर, और वो स्किल लाने के लिए। पहले कोई जवान 4 साल की नौकरी करके अगर सेना से रिटायरमेंट मांगता था या वॉलंटरी डिस्चार्ज मांगता था, तो सेना उसको छोड़ती नहीं थी। अगर भाग जाता तो पुलिस पकड़ के लाती थी। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी लैप्सेस हो जाएंगे, सेना की जानकारी बाहर जाएगी। आज 4 साल बाद वो अग्निवीर जब बाहर जाएगा तो सेना की जानकारी बाहर नहीं जाएगी क्या? इन सब मुद्दों के आधार पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सेना का उपयोग सरकार अपने रोजगार के पैरामीटर को बढ़ाने के लिए या उसकी संख्या को दिखाने के लिए नहीं की जा सकती। सेना जिस प्रोफेशनलिज्म के लिए बनी है उसी के लिए बनी रहे। सरकार को यह दिखाना है कि मैंने इतना रोजगार दिया, ये इसके लिए सेना का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज जो सेना की मारक क्षमता है उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, और वह मारक क्षमता में कमी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं पुनः भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना पर पुनः समीक्षा की जाए और इस अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। भारत जैसे विशाल देश जिसके पास विशाल सेना है, उसमें पार्ट टाइम सोल्जर के लिए कोई जगह नहीं बनता है। जय हिंद।